Good morning, students. We have done electromagnetic theory earlier, and after that we did Planck's quantum theory. Electromagnetic theory could easily explain interference and diffraction-like phenomena related to light. Planck's quantum theory was evolved when electromagnetic theory was not able to explain photoelectric effect and black body radiation. We have studied these two phenomena also earlier, but we know that electromagnetic wave theory could not explain photoelectric effect as well as black body radiation. Then came into existence Planck's quantum theory. Planck's quantum theory is that theory which takes into consideration particle nature of रेडिएशंस के रेडिएशंस में पार्टिकल्स जैसा नेचर होती है. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है वो ये कहती है कि रेडिएशंस हैव वेव नेचर. ये दो अलग अलग थ्योरीज हैं. कुछ फिनोमेना इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जो है हम इसकी मदद से ये थ्योरी जो है एक्सप्लेन कर देती है, लेकिन ऐसे इन दो फिनोमेना को ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी. Then Planck's quantum theory came into existence. अब हम करेंगे कि how Planck's quantum theory was successful in explaining the black body radiation. Planck ने simply कहा that when you heat a black body, इसको आप हीट कर रहे हैं. हीट करने का सिंपल सा मतलब है कि आप इसके पार्टिकल्स को एनर्जी दे रहे हैं, और जब किसी पार्टिकल को एनर्जी मिलती है तो वो वाइब्रेट करने लगता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है. तो पार्टिकल जो है यहाँ ऐसे भागेगा, फिर ऐसे भागेगा. इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग. व्हेनेवर अ पार्टिकल एब्जॉर्ब्स एनर्जी, जो हीट इस बॉडी को देंगे वो किसको मिलेगी? इसके पार्टिकल्स को मिलेगी, और इसके पार्टिकल्स क्या करेंगे? वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, और वाइब्रेट करेंगे, ऑसिलेट भी करेंगे. तो इस तरह से ऑसिलेट. और जब कोई पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, तब वो पार्टिकल इट emits radiation of certain frequency. जब कोई पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करेगा तब वो रेडिएशन छोड़ता है, और उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जो होती है कुछ फिक्स, मतलब एक खास, हर कोई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन नहीं छोड़ेगा. पार्टिकल जो रेडिएशन छोड़ेगा उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी वो डिपेंड करेगा कि पार्टिकल की अपनी एनर्जी कितनी है और उसकी ऑसिलेशन फास्ट है, स्लो है, कितनी एनर्जी वाली ऑसिलेशन है. लो एनर्जी वाली ऑसिलेशन होगी तो पार्टिकल जो रेडिएशन छोड़ेगा वो कम फ्रीक्वेंसी वाली और कम एनर्जी वाली होगी. फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का रिलेशनशिप हमें किसने बताया? प्लैंक ने. पहले हम सोचते थे कि एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, ये हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी वालों ने सिखाया था. लेकिन प्लैंक ने हमें बताया कि जो एनर्जी है दैट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी. ओके, अब हमने इस बॉडी को और ज्यादा, इफ इट इज अ ब्लैक बॉडी, तो इसको और ज्यादा हीट किया. जब और ज्यादा हीट किया तो इसके पार्टिकल्स के पास और ज्यादा एनर्जी आ गई. जब और एनर्जी आ गई तो वो और फास्ट ऑसिलेट करने लगेंगे. जब फास्ट ऑसिलेट करेंगे तो इस बार वो जो रेडिएशन छोड़ेगा उसकी फ्रीक्वेंसी ये नहीं होगी, कुछ और होगी, और फ्रीक्वेंसी और होगी तो कलर भी और होगा. पहले लो फ्रीक्वेंसी थी तो मान लीजिए किसी और कलर की रेडिएशन, किसी और कलर की रेडिएशन आपको दिखी. अब फ्रीक्वेंसी हाई है तो आपको किसी और कलर की रेडिएशन दिखेगी. इसीलिए
जब ब्लैक बॉडी को हीट करते हैं तो पहले उसका कलर हमें रेड नजर आता है, फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद येलो होता है, उसके बाद फाइनली ब्लू वाइट हो जाता है, ब्लूइश वाइट हो जाता है। क्यों? क्योंकि रेड कलर की फ्रीक्वेंसी जो है वो लोएस्ट है, और ये जो वायलेट और मतलब ब्लू कलर है, इसकी फ्रीक्वेंसी इस तरफ से इस तरफ को चलते हैं, जाए रेड से येलो, येलो से ब्लू, तो फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ती जा रही है और एनर्जी भी बढ़ती जा रही है। जब हमने इसको कम हीट किया था तो ये कम एनर्जी वाली रेडिएशंस एमिट करेगी बॉडी, और जब हमने इसको ज्यादा हीट कर दिया तो ये हायर फ्रीक्वेंसी और हायर एनर्जी वाली रेडिएशंस एमिट करेगा। और जैसे जैसे हीट करते जाएंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड रेडिएशंस एज वेल एज कलर दोनों चेंज होते जाएंगे। ये हम तब सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाए जब प्लैंक ने हमें बताया कि एनर्जी इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। When energy is increasing, energy is changing, frequency will also change, and frequency is related to color of the radiation. अब करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, it is very simple that this is a metallic surface, और मेटेलिक सरफेस जो है हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को जो है वो जो मेटल है, हर इलेक्ट्रॉन को उसका न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इतना तो हमें अभी तक पता ही है। तो एवरी इलेक्ट्रॉन इज टाइड टू इट्स न्यूक्लियस। हर इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के साथ एक तरह से बंधा हुआ है। तो अगर हमें यहां से इलेक्ट्रॉन को छुड़ाना है तो हमारे पास इतनी फोर्स होनी चाहिए कि जो न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स से ज्यादा हो। जिस फोर्स से न्यूक्लियस ने अपने इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रखा है, उससे ज्यादा फोर्स हमारे पास होगी, हम केवल तभी इलेक्ट्रॉन को छुड़ा पाएंगे। ये बड़ी सिंपल सी बात है। अब लीजिए, अगर हमने पहला पॉइंट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कि अगर किसी मेटल के सरफेस पे थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डाली जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो नहीं होता है, नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी के साथ इसके न्यूक्लियस ने होल्ड किया है वो है E0, और E0, लेट अस से E0 इज इक्वल टू h न्यू नॉट। इस इलेक्ट्रॉन को इस मेटल ने जिस फोर्स के साथ इस इलेक्ट्रॉन को इसके न्यूक्लियस ने या मेटल ने जिस फोर्स के साथ पकड़ रखा है, लेट अस से दैट इज h न्यू नॉट। और ये हम जानते हैं कि अलग अलग मेटल्स की अलग अलग नेचर होगी, तो हर मेटल के लिए ये वैल्यू जो है E0 की और h न्यू नॉट की डिफरेंट होगी। अब हमने इसके ऊपर जो रेडिएशन ड्रॉप की जो इसके ऊपर, उसकी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए नू है, एंड विच इज लेस देन नू नॉट। यानी कि आपने जो रेडिएशन डाली उसके फोटोन में कितनी एनर्जी है, h इंटू नू, और h नू जो है वो h नू नॉट से कम है। तो जो आप यहाँ पे पैकेट भेज रहे हैं एनर्जी के, उसके एक पैकेट जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पे काम करने वाला है। तो एक पैकेट की एनर्जी जो है वो कम है उस फोर्स से जिस फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन को मेटल पे पकड़ा गया है। तो ये पैकेट जो है ये सक्सेसफुल नहीं होगा इस इलेक्ट्रॉन को यहां से छुड़ाने में। बड़ी सिंपल सी बात है। अब क्योंकि पार्टिकल नेचर की बात कर रहे हैं हम, प्लैंक ने हमें पार्टिकल नेचर के बारे में बता दिया है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि वन फोटोन, वन पार्टिकल ऑफ द रेडिएशन विल एक्ट फॉर वन इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहती थी कि एनर्जी आती जाएगी और जमा होती जाएगी, जमा होती जाती, तो इसका मतलब तब तो इलेक्ट्रॉन ने छूट ही जाना था कभी ना कभी, पर ऐसा होता नहीं है। सो प्लैंक वाज सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग, क्योंकि उसने बोला कि एक फोटोन, एक पैकेट ऑफ रेडिएशन
एक इलेक्ट्रॉन के लिए काम करेगा। अगर उस पैकेट की एनर्जी h nu उस पैकेट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो उस पैकेट की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को छुड़ाने में कामयाब नहीं होगी, क्योंकि इफ नो इज लेस देन नो नॉट तो उस पैकेट की एनर्जी h nu जो है वो इस फोर्स h nu नॉट से कम होगी। और जब आपके पास इतना जोर ही नहीं है, आपका जोर जो है वो उस जोर से कम है जिस जोर से इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है मेटल ने, तो आप कैसे छुड़ाएंगे इलेक्ट्रॉन को। इसलिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम वाली रेडिएशन अगर आप डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन नहीं छूटेगा। हाँ, आपने जो रेडिएशन डाली है अगर वो नू नॉट से ज्यादा है तब काम हो जाएगा, क्योंकि एक पैकेट की एनर्जी होगी h nu और इफ h nu इज ग्रेटर देन h nu नॉट, ये एनर्जी इससे ज्यादा है तो जो आपने पैकेट भेजा है वो इलेक्ट्रॉन को यहां से छुड़ा देगा। नाउ द सेकेंड थिंग इज kinetic energy of photoelectron was found directly proportional to the frequency of radiation. Okay, ऐसा होना ही था। अब देखिए, आपने h nu फ्रीक्वेंसी का पैकेट भेजा है, उसमें से h nu नॉट जो था वो खर्च हो गया सिर्फ इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से छुड़ाने के में। अब इतना तो खर्चा आपका होना ही होना है। इसके सिवाय जितनी ज्यादा आपने एनर्जी भेजी होगी वो किस में कन्वर्ट होगी, हाफ mv²। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ मेटल ने होल्ड कर रखा था, मेटल ने कितने फोर्स से होल्ड किया है, h nu नॉट से। आपने कितनी एनर्जी भेजी है मेटल के पास, h nu का एक पैकेट भेजा है, h nu में से इतना अमाउंट खर्च हो गया और आपने इलेक्ट्रॉन को जस्ट यहां से तोड़ लिया, छुड़ा लिया। अब आपके पास h nu में से h nu नॉट तो खर्च हो जाएगा, लेकिन जो बाकी बचेगा वो किस काम आएगा, इलेक्ट्रॉन को भगाने के काम आएगा। भगाने के लिए कौन सी एनर्जी लगती है, काइनेटिक एनर्जी। तो आप जितनी ज्यादा एनर्जी भेजेंगे, जितनी हाई फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन भेजेंगे, उतना ही h nu नॉट और h nu का गैप बढ़ता जाएगा। h nu नॉट मिनिमम खर्चा है, बाकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन के भगाने के ही काम आएगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के रूप में ही काम आएगी। लेट अस टेक वन एग्जांपल। हमारे पास मान लें h nu नॉट की वैल्यू है 50 यूनिट मान लीजिए, और हमने जो पैकेट भेजा है एक बार हमने रेडिएशन डाली वो 70 यूनिट की थी, तो 70 यूनिट में से 50 यूनिट एनर्जी इलेक्ट्रॉन को छुड़ाने के काम आ गई और बची 20 यूनिट, तो वो किस में कन्वर्ट हो गई, उसकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में। लेकिन यदि हमने पैकेट ही 90 यूनिट का भेजा होता तो खर्च कितनी होनी थी, 50 यूनिट। h nu नॉट की वैल्यू तो 50 यूनिट है और h nu जो है वो 90 यूनिट है। तो ये जो बीच का गैप 40 यूनिट का बच गया, ये अब क्या बन जाएगा, हाफ mv² विल बी इक्वल टू 40। तो जब आप छोटी फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन डालेंगे तो उसका h nu कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम रहेगी। जब आप हाई फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन डालेंगे तो उसका h nu की वैल्यू हाई होगी और खर्चा मतलब h nu नॉट तो उतना ही रहने वाला है। तो जैसे जैसे आप रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी यानी कि उसकी एनर्जी बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 20 थी, यहाँ पे 40 थी, अगर आप और रेडिएशन की एनर्जी बढ़ा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा बढ़ने वाली है। थर्ड पॉइंट वाज दैट द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी। किस पे डिपेंड करते थे, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ photons of radiation being sent in 1 second या in 1 time। जैसे
ये मेटल है, आपने एक रेडिएशन डाली, उसकी इंटेंसिटी लो है। लो होने का मतलब है कि वो एक टाइम पे 5 फोटोन रेडिएशन के यहां भेज रहा है। मतलब लो इंटेंसिटी का मतलब ये है, किसी की इंटेंसिटी लो है और कितनी है कि एक टाइम पे वो 5 पैकेट्स ऑफ एनर्जी यहां भेज रहा है। लेकिन शर्त फिर वही है कि एनर्जी मिनिमम फ्रीक्वेंसी उसकी नू नॉट तो होनी ही चाहिए, तभी कुछ होगा। तो 5 पैकेट्स हैं, 5 पैकेट्स यहां पे स्ट्राइक करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करवा देंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स। और यदि आपने हाई इंटेंसिटी वाली रेडिएशन इस मेटल पे थ्रो की है, हाई इंटेंसिटी मींस ये एक टाइम पे 5 पैकेट्स या 5 फोटोन्स अगर भेज रहा था, तो उसमें 7 या 10 फोटोन्स अगर एक टाइम पे वो रेडिएशन जो है इस पे स्ट्राइक करवाती है, तो 7 या 10 फोटोन्स एक टाइम पे भेजोगे तो 7 या 10 ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक टाइम पे इजेक्ट हो जाएंगे। सीधी सी बात है, अगर रेडिएशन की इंटेंसिटी हाई होगी तो नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइकिंग ऑन द मेटल सरफेस एट वन टाइम जो है उनकी संख्या ज्यादा होगी, इट विल बी हाई। सो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स विल ऑटोमेटिकली बिकम हायर। तो ये हमें किसने बताया? फोटोन ने। अदरवाइज हम इंटेंसिटी का रिलेशनशिप किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अनुसार इंटेंसिटी का रिलेशनशिप नंबर ऑफ फोटोन्स के साथ नहीं मानते थे। हमें ये मालूम था कि एनर्जी ऑफ रेडिएशन जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, जबकि अब सही बात क्या निकली कि नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग या कमिंग फ्रॉम ए रेडिएशन पर यूनिट टाइम डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। सो फाइनल बात क्या है? हमारे पास लाइट से रिलेटेड कुछ एक फिनोमिना ऐसे हैं जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के आधार पे एक्सप्लेन कर पाते हैं, और कुछ कुछ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के आधार पे एक्सप्लेन कर पाते हैं। और प्रैक्टिकल सच ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी भी अपनी जगह ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी कुछ जगह पे ठीक है। तो हम किस तरह चलें? हम इस तरह से चलें कि लाइट के दोनों कैरेक्टर होते हैं। लाइट हैज डुअल कैरेक्टर। लाइट वेव्स की तरह भी बिहेव कर सकती है, और लाइट में पार्टिकल नेचर, पैकेट क्या हुआ? पार्टिकल ऑफ लाइट। लाइट में पार्टिकल नेचर भी है, लाइट में वेव नेचर भी है, लाइट की दोनों नेचर्स हैं। इसीलिए कुछ एक फिनोमिना रेडिएशन से रिलेटेड हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की मदद से एक्सप्लेन कर पाते हैं, और कुछ जो है वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के आधार पे एक्सप्लेन कर पाते हैं। सो वी कैन से दैट लाइट हैज डुअल नेचर। फाइनली हमें अपने दिमाग में ये चीज फीड करनी है कि लाइट हैज डुअल नेचर, दोहरा कैरेक्टर है उसका, वेव एज वेल एज पार्टिकल कैरेक्टर।